अक्सर जिस पेधी जनरेशन को कमजोर समझा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये कुछ नहीं कर सकती, वही पीढ़ी जेन ज़ी ने नेपाल की सरकार गिरा दी है। जी हाँ, नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा और ये विरोध प्रदर्शन इतने तेज हो गए कि प्रधानमंत्री के निवास में आग लगा दी गई। संसद भी आग की लपेटों में घिरी हुई है और उनके वित्त मंत्री को तो प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर जोते मारकर भगाया। इसी दौरान एक दुखद घटना भी हुई जब पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी की मौत हो गई उनके घर में आग लगने के कारण। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये गुस्सा किस बात का था? क्या यह सोशल मीडिया बंद का नतीजा था? दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। इन विरोध प्रदर्शनों के कई कारण थे। आइए इस वीडियो में उन्हें विस्तार से समझते हैं। 8 सितंबर 2022 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में हजारों लोग इकट्ठा हुए। इनमें से अधिकांश 20 से 25 साल के नौजवान थे, जिसे हम जेन ज़ी कहते हैं। कुछ स्कूल यूनिफॉर्म में थे, कुछ कॉलेज यूनिफॉर्म में। इस प्रदर्शन का आयोजन हमी नेपाल नाम के एक एनजीओ ने किया था। ये प्रदर्शनकारी काठमांडू के माइतीघर मंडला से संसद की तरफ मार्च कर रहे थे। यह एक लगभग अहिंसक और शांतिपूर्ण मार्च था, लेकिन सरकार ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस तैनात कर दी। पुलिस ने वाटर कैनन, टीयर गैस और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे इससे पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प शुरू हो गई। कुछ प्रदर्शनकारी संसद परिसर के अंदर चले गए। उसके बाद पूरा देश हैरान रह गया जब पुलिस ने लाइव बुलेट से प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी। कम से कम 42 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और 400 से ज्यादा लोग घायल हुए। यह रबर बुलेट्स नहीं थे, असली गोलियां थी। एक 12 साल के बच्चे की भी जान चली गई। जाहिर है ऐसी बर्बरता देखकर कोई चुप नहीं रह सकता। जब नेपाली नागरिकों को इसके बारे में पता चला तो और लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों की संख्या तेजी से बढ़ी। सड़कें लोगों से भर गईं। लोगों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने दोपहर 3:23 बजे कर्फ्यू लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई बदलाव नहीं आया। विरोध प्रदर्शन बढ़ते ही गए। काठमांडू के साथ साथ पोखरा, बुटवाल, भरतपुर और दमक जैसे शहरों में भी प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों के कई कारणों में से जिसके बारे में मीडिया ने सबसे ज्यादा बात की वो था नेपाल में सोशल मीडिया एप्स पर बैन। हाँ, ये एक कारण था, लेकिन और भी बड़े और प्रमुख कारण थे, जैसे भ्रष्टाचार, सरकार का खराब प्रशासन, बढ़ती बेरोजगारी और सत्ता में बैठे मंत्रियों द्वारा भतीजावाद, नेपोटिज्म। उनकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले सोशल मीडिया के मुद्दे पर। नवंबर 2023 में सोशल मीडिया कंपनीज को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ अनिवार्य रूप से रजिस्टर करने और स्थानीय उपस्थिति स्थापित करने के लिए कहा गया। नेपाली सरकार ने कहा कि यह हेट स्पीच, फेक न्यूज, धोखाधड़ी और अन्य साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए जरूरी था। सरकार इसलिए ऐसा कर रही थी। बाद में सरकार ने इस संबंध में 5 पब्लिक नोटिस जारी किए, लेकिन 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को छोड़कर कोई भी बड़ी प्लेटफॉर्म रजिस्टर नहीं हुई। जिन कंपनीज ने रजिस्टर किया उनमें एक ही बड़ा नाम था, चीनी ऐप टिकटॉक। इस दौरान नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाने की अनुमति दे दी जो रजिस्टर नहीं हुए थे। और फिर इस साल 28 अगस्त को सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 3 सितंबर तक खुद को रजिस्टर करने को कहा, अन्यथा उन पर बैन लगा दिया जाएगा। लेकिन अधिकांश सोशल मीडिया कंपनीज ने इस पर ध्यान नहीं दिया और इस तरह देश में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया गया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट, ट्विटर, लगभग हर बादी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा, सिर्फ टिकटॉक को छोड़कर। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि सरकार ने ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नियंत्रण स्थापित करने और लोगों के विरोध को दबाने के लिए किया। उनका कहना था कि हमारी सरकार ने जिन्हें बंद किया है वो हमारी अभिव्यक्ति की आजादी के बिल्कुल खिलाफ है और वो हमें नियंत्रित करना चाहते हैं, बिल्कुल एक तनाशाह की तरह। सच्चाई यह है कि सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे थे जो सरकार में भ्रष्टाचार और भतीजावाद को उजागर कर रहे थे। सरकारी मंत्रियों के नेपो किड्स और उनकी शानदार जीवन शैली, लैविश लाइफस्टाइल्स सामने आ रही थी। दरअसल नेपाल की युवा आबादी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता से बेहद गुस्से में है। 2024 में नेपाल में युवा बेरोजगारी दर 20.82% थी। सोचिए, हर 5 में से एक नौजवान बेरोजगार है। बहुत कम नई नौकरियां पैदा हो रही हैं और लोगों को नौकरियां ढूंढने के लिए दूसरे देशों में जाना पड़ रहा है। हालत इतने खराब हैं कि हजारों लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए रशिया यूक्रेन युद्ध लड़ने चले गए। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। फरवरी 2024 तक 15,000 से ज्यादा नेपाली लोग रशियन सेना में शामिल हो चुके थे। उन्हें कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद फ्रंट लाइंस पर लड़ने के लिए भेजा जा रहा था। इसी वजह से कई नेपाली नागरिकों ने रशिया यूक्रेन युद्ध में अपनी जान गंवा दी है। मौत के मंडराते खतरे के बावजूद वो रशिया जाते हैं क्योंकि नेपाल में उनके लिए नौकरी के बहुत कम अवसर हैं। रशिया उन्हें अपनी सेना में शामिल होने के लिए आकर्षक प्रस्ताव देता है। कुछ लड़ाकों का कहना है कि बोनस और सैलरी के साथ वो एक महीने में लगभग $4,000 कमाते हैं। ये 5 लाख नेपाली रुपए से थोड़ा ज्यादा है। अगर नेपाली राजनेता ऐसी परिस्थितियों में थोड़े भी सहानुभूति रखते तो शायद
शायद हालात इतने बुरे नहीं होते, लेकिन उन्होंने बिल्कुल उल्टा किया। नेपाली राजनेताओं के बेटे अपनी लग्जूरियस लाइफस्टाइल्स का प्रदर्शन करने लगे। एक तरफ इन राजनेताओं के बच्चे और पोता पोती आसान और शानदार जीवन शैली दिखाते नजर आते हैं। तस्वीरों में, विदेशी यात्राओं में, महंगी चीजों के संग्रह में। लोगों ने सोशल मीडिया पर यह विरोधाभास देखा और उन्होंने इसके बारे में बात करना शुरू कर दिया। नेपो किड्स ट्रेंड करने लगा। जब सोशल मीडिया एप्स पर बन लगा तो नेपाली नेटिजन्स ने टिकटॉक को ऐसे वीडियो से भर दिया। नेपाली युवाओं द्वारा बनाए गए ये वीडियोस एक सिंपल तुलना दिखाते हैं। नेपाली जनता को अपने दैनिक जीवन में जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उसकी तुलना में राजनेताओं के बच्चों की शानदार जीवन शैली। ये नेपो किड्स डिजाइनर कपड़े पहनते हैं और अपनी लग्जरी कार्स दिखाते हैं। जॉर्डन नेपो किड्स और जॉर्डन नेपो बेबी टिकटॉक पर भी ट्रेंड करने लगे। 8 सितंबर के प्रदर्शनों के कुछ पोस्टर्स में इस बात को उजागर किया गया था। राजनेताओं के बच्चे विदेश से गुची बैग्स लेट हैं और आम लोगों के बच्चे तबूत में ले जाते हैं। इसका इशारा रशिया यूक्रेन युद्ध में मारे गए नेपालीज की तरफ था। इसके अलावा भ्रष्टाचार नेपाल में एक बड़ी समस्या है। नेपाल का युवा वाही गिने चुने 70 साल के राजनेताओं से तंग आ चुका है। वो एक दूसरे की बरी बरी से सत्ता में आते हैं जैसे एक रोटेशन हो। मार्च में इस बारे में भी प्रदर्शन हुए थे। कई लोगों ने कहा कि नेपाल का गणराज्य रिपब्लिक बनाने का प्रयोग विफल हो गया है और शायद इसे वापस राजशाही मोनार्की की तरफ लौट जाना चाहिए। ये गौरतलब है कि लोग राजनेताओं से इतने निराश हैं कि उन्होंने लोकतंत्र को हटाकर वापस राजशाही स्थापित करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। फ्रेंड्स, 2008 से पहले नेपाल एक राजशाही था। राज्य का प्रमुख नागरिकों द्वारा चुना गया व्यक्ति नहीं था बल्कि एक राजा होता था। उनके अंतिम शासक राजा ज्ञानेंद्र दे। उन्हें हटाने के लिए 2 प्रमुख आंदोलन हुए थे। 2006 की लोकतंत्र क्रांति और कई सालों से चल रहा माओइस्ट विद्रोह। 28 मई 2008 को राजशाही को आधिकारिक रूप से खत्म कर दिया गया और नेपाल एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। हम सब का मानना है कि हम सब मिलकर कठिन परिश्रम करेंगे नए नेपाल के सपने को साकार करने के लिए। लेकिन तब से 17 साल हो गए हैं और लोकतंत्र के इन 17 सालों में नेपाल की सरकार 13 बार बदल चुकी है। प्रधानमंत्री का पद केपी शर्मा ओली, पुष्पा कमाल दहाल और शेर बहादुर देउबा ने संभाला। सत्ता इन गिने चुने राजनेताओं के बीच घूमती रही। वो गठबंधन बनाते और फिर तोड़ते थे। नेपाल में 2 प्रमुख राजनीतिक शक्तियां हैं, नेपाली कांग्रेस और नेपाली कम्युनिस्ट्स। नेपाली कम्युनिस्ट्स की 2 प्रमुख पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनाइटेड मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर। ये पार्टियां छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करती हैं और सत्ता में आती जाती रहती हैं। लेकिन तीनों पार्टियों के प्रमुखों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। नेपाली कांग्रेस के प्रमुख पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा पर विमान खरीदने में अवैध कमीशन लेने का आरोप है। उनकी पत्नी अर्जू राणा देउबा जो नेपाल की विदेश मंत्री हैं, पर नेपाली नागरिकों को फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके भूटानी से नागरिकों के रूप में पेश करने का आरोप है। ऐसा करके उन्हें शरणार्थी के रूप में अमेरिका भेजा जा सकता था। CPN-MC के प्रमुख और 3 बार के प्रधानमंत्री पुष्पा कमाल दहाल पर माओइस्ट गेरिला लद्दाखों के लिए निर्धारित पैसा हटाने और अरबों रुपए चुराने का आरोप है। और CPN-UML के प्रमुख और सबसे हाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली पर नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का उल्लंघन करके एक चाय बगीचे को व्यापारिक प्लॉट में बदलने के भ्रष्टाचार मामले में जांच चल रही है। इसी तरह 3 अन्य पूर्व प्रधानमंत्रियों पर सरकारी जमीन निजी व्यक्तियों को बेचने का आरोप है। समस्या ये है कि 2006 से ये एक प्रथा बन गई है कि किसी भी राजनेता के खिलाफ किसी भी नीतिक फैसले के लिए जांच नहीं की जा सकती। यह भ्रष्ट राजनेताओं को उनके कार्यों के लिए छूट देता है जिससे और भी भ्रष्टाचार बढ़ता है। फ्रेंड्स, अब कल्पना कीजिए इस असमानता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और भतीजावत के बीच अगर सरकार सोशल मीडिया पर बन लगा दे तो लोगों में गुस्सा और निराशा चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी और इस बन के बाद ये पूरी तरह से फट गया। सभी प्रमुख सोशल मीडिया एप्स पर बन लगाकर नेपाल में रोजगार के कुछ बचे खुचे संसाधन भी खतरे में पड़ गए। पर्यटन नेपाल की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये आउटरीच और बुकिंग्स के लिए सोशल मीडिया पर बहुत निर्भर करता है। इस बन ने पर्यटन उद्योग को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। इसके अलावा लाखों नेपाली परिवार भी प्रभावित हुए जो विदेश में काम कर रहे अपने परिवार के सदस्यों से संपर्क करने के लिए ऑनलाइन मैसेजिंग एप्स का उपयोग करते थे। एक अनुमान के अनुसार 60 मिलियन से ज्यादा नेपाली नागरिक अपनी नौकरियों या पढ़ाई के लिए विदेश में रहते हैं। फ्रेंड्स, इन सब बटों ने इस विरोध प्रदर्शन को और भी हवा दी और फिर जब लोग शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए तो नेपाली सरकार ने एक तानाशाही सरकार की तरह प्रतिक्रिया दी। लोगों को प्रदर्शन नहीं करने दिया, पुलिस तैनात की और प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी। अपने बन का बचाव करने के लिए सरकार ने वही पुराने राष्ट्रवाद का सहारा लिया जिसे अक्सर सरकारें अपने खिलाफ आलोचना को दबाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो अहंकार के सामने नहीं झुकेंगे या राष्ट्रीय हित के विपरीत कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन अंततः सरकार को प्रदर्शनकारियों के सामने झुकना पड़ा। पहले गृह मंत्री ने नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया और सोशल मीडिया एप्स पर बन हटा दिया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी अभी भी संतुष्ट नहीं थे। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के निवास में आग लगा दी गई, विपक्ष के नेता के निवास में भी आग
लगा दी गई। सेना को हेलीकॉप्टर्स का उपयोग करके मंत्रियों और अधिकारियों को निकालना पड़ा और फिर अंत में 9 सितंबर को दोपहर 2 बजे के आसपास प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने के समय विरोध प्रदर्शन अभी थामे नहीं है। व्यवस्थागत सुधार उनकी मांग की जा रही है। नेपाल के सेना प्रमुख ने देश को संबोधित किया है और शांति की अपील की है। फ्रेंड्स, नेपाल एक जीता जागता उदाहरण है कि क्या होता है जब सत्ता में बैठे लोग लोगों की आवाज को पूरी तरह से दबाने की कोशिश करते हैं, जब भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और भतीजावाद जैसे असली मुद्दों को नजरअंदाज किया जाता है। ये सभी सरकारों के लिए एक सबक है। उन्हें लोगों की जरूरतों को इतना नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि हालात इतने बुरे हो जाएं। क्योंकि फ्रेंड्स, ये भी उतना ही सच है कि अगर हालात इतने खराब हो जाते हैं तो देश में कानून व्यवस्था को फिर से स्थापित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ लोकतंत्र विरोधी समूह इन प्रदर्शनों का उपयोग सच्चाई को वापस लाने के बारे में बात करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन यह गलत होगा। समाधान हमेशा एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं मिलना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि नेपाल एक शांतिपूर्ण और दीर्घकालिक समाधान तक पहुंच पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।